उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार में प्रभारी के रूप में सफल आपका कार्यकाल रहा। आप दूसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं और वर्तमान में आप केंद्रीय आज के इस प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई को बधाई देना चाहूंगा कि हरियाणा में न केवल पार्टी के कार्य का विगत वर्षों में काफी अच्छे तरीके से सुदृढ़ीकरण हुआ है, पार्टी के विचारों को, विषयों को, मान्यताओं को लेकर के सरकार और संगठन सक्रियता के साथ उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और जब पार्टी की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी, उसके बाद जब पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें ये कल्पना की गई थी, जो 14 प्रस्ताव पास हुए थे, विभिन्न विषयों पे पास हुए प्रस्ताव में जो कानपुर अधिवेशन में हुए थे, अगर उन प्रस्तावों को देखा जाए तो उसमें भारत की संकल्पना के बारे में विश्वास व्यक्त करते हुए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए। और इसलिए जो मेरे को ये विषय दिया है, ये विषय है कि 2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे तो सफलताएं अर्जित करी हैं, वर्तमान वैश्विक जगत में भी भारत का एक विशिष्ट स्थान बनाया है। और भारत का इस संदर्भ में विशिष्ट स्थान है कि दुनिया में जिस प्रकार के नए डायनामिक्स हो रहे हैं, दुनिया में जिस प्रकार के नए संकट आ रहे हैं, दुनिया में जिस प्रकार के नई चुनौतियां आ रही हैं, उसमें भारत ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया। हम सबको पता है कि तुरंत ही पूरी दुनिया एक संकट से निकली है। वो संकट तो आप सबको पता ही होगा, बता भी सकते हैं, कोविड के संकट से। और कोविड का संकट ऐसा था कि सारी दुनिया ठहर गई थी, इस वायरस से सब लोग परेशान। आप कल्पना करो 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, दुनिया में चेचक का संकट होता था, टीबी का संकट होता था, पोलियो का संकट होता था। तो भारत हमेशा इस बात का दुनिया के सामने एक आग्रह करता था कि हमें समय पे दवाइयाँ मिल जाए, हमें समय पे हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन इस बार जब कोविड का संकट आया तो अगर पूरे दुनिया के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात की गौरव की अनुभूति होगी, भारत ने लड़ाई को लड़ा, स्वदेशी वैक्सीनेशन को बनाया और जिन देशों को इस संकट में वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी उनको देने का भी काम किया। ये दुनिया में बदलते हुए भारत की भूमिका और इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। पिछले दिनों मालदीव में जब एडेप्टेशन के विषयों को लेकर के सम्मेलन हुआ तो वहां के मंत्री ने सबसे पहले इस बात को कहा कि मालदीव में अगर सही समय पे वैक्सीनेशन आया तो भारत के कारण। मैं पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली में केनिया में गया
अफ्रीका का एक देश आइवरी कोस्ट, जिसको वो कोटे ड्वार बोलते हैं, वहां पर गया और सब जगह इस विषय को लेकर के चर्चा थी कि दुनिया में वैक्सीनेशन के विषय में भारत ने न केवल सबसे बड़े स्केल का वैक्सीनेशन कराया, भारत ने वैक्सीनेशन के लिए दुनिया को एक अपना बड़ा संबल भी दिया। और ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि आपको जब बदलते हुए दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका को ध्यान करना होगा तो बहुत सारे फोरम्स हमको ध्यान में आते हैं। वो जमाना चला गया जब दुनिया दो भागों में विभक्त हुआ करती थी, एक साम्यवादी दुनिया रहा करती थी और एक बाकी पश्चिमी देश रहा करते थे, नाटो जैसे संगठन थे। आज भी वो संगठन है, लेकिन आज उसकी भूमिकाएं बदल गई। आज तो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने है, वो सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की। और जलवायु परिवर्तन के इस संकट के समय में दुनिया किस प्रकार से ऊर्जा के उत्पादन को लेकर, भूमि के बंजरीकरण को लेकर, भूमि की जैव विविधता को लेकर के काम करे, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और 1972 में स्टॉकहोम में विश्व के देश पहली बार इकट्ठा आए, जिसके 50 साल अभी पूरे हुए हैं, जिसको स्टॉकहोम 50 कहा जाता है। और उसके बाद 1992 से UNFCCC दुनिया में एक कॉप शुरू हुई और जिसमें यह तय किया गया कि ये बदलते हुए दुनिया के इस परिदृश्य में बाकी सब देशों को किस प्रकार से चलना। ये सारी वार्ताएं चलने के बाद 2015 में इसको वापस से रीडिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया, जिसको बहुत मजबूती के साथ पेरिस समझौता कहा गया। एक तरीके से 2015 में सब दुनिया के देशों ने आकर वापस से कहा कि जिस ढर्रे से हम चल रहे हैं उस ढर्रे से दुनिया के इस जलवायु परिवर्तन के संकट से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इसलिए अगर इस परिवर्तन को ढंग से लड़ना होगा तो हमको नए तरीके से एग्रीमेंट करना होगा, जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। और पेरिस एग्रीमेंट में दो मूल मान्यता है। पहला, दुनिया के सभी देशों को और सभी वर्गों को क्लाइमेट जस्टिस मिले, और दूसरा, अगर दुनिया को बचाना है तो उन सांस्कृतिक मूल्यों को मान्यता मिले जिसमें पृथ्वी को माता कहकर उसके साथ रहा जाता है। और पेरिस एग्रीमेंट में अगर इन दोनों विषयों को स्वीकार किया गया तो ये 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा। और इसलिए जब 2022 में ग्लासगो में दुनिया COP26 में वापस से इकट्ठी हुई और इकट्ठे होकर के ये कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को एक ऐसी ऊर्जा उत्पादन के स्तर पे आना पड़ेगा जहां पर कार्बन एमिशन बिल्कुल कम हो, तो दुनिया में केवल चुनिंदा देश ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो पेरिस में हमने कहा था उसको हमने अचीव किया। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में कहा था कि हम 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। भारत ने उत्पादन के उस लक्ष्य को प्राप्त किया। भारत ने जितना दुनिया के सामने संकल्प व्यक्त किया कि हम कार्बन उत्सर्जन में वैकल्पिक ऊर्जा पे जाएंगे, 9 साल पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला अगर कोई देश था तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में था। ये भारत की भूमिका। और इसलिए आने वाले समय में भारत में ग्लासगो में जो पंचामृत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करा घोषित किए कि 2030 में हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। देश में वैकल्पिक ऊर्जा में जो 40% की क्षमता है उसको बढ़ाकर 50% करेंगे। 2030 तक इस प्रकार से हम अपने यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन में बचत करेंगे कि भारत 1 गीगाटन कम बिजली का उत्पादन करे। और उसके साथ ही साथ 2070 तक हम दुनिया में भारत को भी नेट जीरो करेंगे। और इस पंचामृत के साथ पूरी दुनिया को ये कहा कि अगर दुनिया बच सकती है तो भारत के द्वारा दी हुई एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, ये लाइफ का मिशन अगर दुनिया में शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार जब 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया और हमने वर्चुअल माध्यम से एक ग्लोबल कॉल करी, और उस ग्लोबल कॉल में UNDP के डायरेक्टर जनरल, UNEP के डायरेक्टर जनरल, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल, यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रतिनिधि, मिलिंडा गेट्स की तरफ से प्रतिनिधि, और उन सब ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो संकल्प है, मिशन ऑफ लाइफ, ये आने वाले समय में दुनिया के संकट को बचा सके। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई के साथ जब हम अफ्रीकन कंट्री में गए और ये कहा कि जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है, धनखड़ जी तो अच्छी तरह जानता है, हरियाणा के लोग भी जानते हैं कि काफी जमीन का एरिया हमारा यहाँ पर, हरियाणा का तो जमीन का एरिया इसलिए खराब हो गया कि वो डार्क जोन में आ गया था, पानी का मॉइस्चराइजर कम हो गया। और पंजाब में इसलिए दिक्कत आ रही है कि जमीन में सैम आ रही है। तो जिस प्रकार से संसाधनों का उपयोग हुआ है, जमीन या तो सैम के कारण खराब हो रही है या सूखे के कारण खराब हो रही है, या तो वाटर लॉगिंग के कारण खराब हो रही है या समुद्र का खारापन बढ़ने के कारण खराब हो रही है। और जब सब जगह ये कहा गया कि इसका समाधान क्या है, तो उस फोरम में हम लोगों ने कहा कि भारत ने एक समाधान का रास्ता दिखाया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देकर के धरती की उर्वरक क्षमता के साथ किस प्रकार से जीवन दिया जाए, खेती में बदलाव किया जाए, 7 साल में काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। और इसलिए दुनिया के इस फोरम में क्लाइमेट एक्शन को लेकर 3 बड़े निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसमें एक निर्णय के लिए तो हरियाणा को भी गौरव का विषय है। ये जो एनर्जी उत्पादन का विषय है, इस एनर्जी उत्पादन के विषय में हम किस प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जाएं, और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर दुनिया का कोई हेडक्वार्टर है तो आपके गुड़गांव के अंतर्गत है, जिसके दुनिया के 137 देश सदस्य हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद आधे समय दुनिया में अंधेरा रहता है और आधे समय दुनिया में उजाला रहता है, तो इस सोलर अलायंस को 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड में बदला जा सके, ये पहल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लासगो में हुई। ये जो बदलती हुई दुनिया में जिस प्रकार का परिदृश्य चल रहा है, हम देख रहे हैं लगातार तूफान आ रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, अतिवृष्टि होती है, समुद्र के किनारे परेशानी होती है। तो भारत ने जिस तरह फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया और आज 137 देश सदस्य बने, भारत ने यूके के साथ मिलकर के CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा गठबंधन बनाया है कि भविष्य में इस प्रकार के निर्माण कार्यों में हम किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। क्योंकि हमने देखा है, एक बड़ा पुल बनाते हैं, बाद में अतिवृष्टि और बाढ़ आती है, पुल बह जाता है। एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, समुद्र के किनारे तूफान आता है और बिल्डिंग खत्म हो जाती है। तो ये जो CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना भी भारत ने यूके के साथ करी। दुनिया के 100 से ज्यादा देश उसके सदस्य बने हैं। और पिछले ही 2 हफ्ते पहले कैबिनेट ने CDRI को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कार्यालय भारत में बना है, CDRI का भी मुख्यालय भारत में ही होगा। इसके साथ ही जो तीसरा विषय है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के हम जानते हैं कि जो बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, कोल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन होना किसी प्रकार से कम नहीं हो सकता। इन सारे विषयों के लिए भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के एक लीड IT ऐसा एक फोरम बनाया। दुनिया के सारे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, US और UK जैसे बड़े देश, भारत और स्वीडन मिलकर उसको चेयर करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि हम नवाचारों को उद्योग से लेकर राज्यों तक कैसे ला सकते हैं। इसकी कल्पना भी जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, जब हम जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमारा रोल केवल पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा है ऐसा नहीं है। दुनिया में जो G7 के देश हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं को बहुत विशेष दर्जा मिला है और भारत के लिए गौरव का विषय है, और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि इस साल से जो G20 है, जो दुनिया की लगभग 85% इकोनॉमी और उससे भी ज्यादा दुनिया के बहुत बड़ा भूभाग और जो प्रभावशाली G20 देश है, उसकी अध्यक्षता भी इस साल अब कुआलालंपुर में मलेशिया के बाद उसकी अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है। आने वाले साल ये G20 को लेकर के दुनिया में जिस प्रकार से नेतृत्व की कल्पना को आगे बढ़ाने का विषय होता है, नेतृत्व की कल्पना में केवल पर्यावरण नहीं,
उद्योग, व्यापार, आपस में ट्रेड, फाइनेंस, ये जो सारे ट्रैक होते हैं G20 में लगभग 7 किस्म के ट्रैक होते हैं और उन 7 किस्म के ट्रैक में 145 से ज्यादा बैठ के अलग अलग ट्रैक्स के सारे मिनिस्टर्स जाकर करते हैं। और भारत आने वाले समय में विश्व की संकल्पना क्या होने वाली है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 में भारत की जो भूमिका और भारत की जो प्रेसिडेंसी आने वाली है, आप सब कार्यकर्ता इसी जुलाई में लगभग सारे समाचार पत्रों को देख रहे होंगे कि G20 में भारत अपने नेतृत्व को किस प्रकार आगे बढ़ा है। आप ये मान करके चलिए कि आज दुनिया के जो देश नई टेक्नोलॉजी की संभावनाएं, नए उद्योग और नए व्यापार के विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, UNCTAD फोरम में भारत को न केवल अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से महत्व भी देते हैं। आज ही के सुबह के जो समाचार पत्रों में हमने I2 और U2, I2 का इंडिया और इजराइल, U2 का USA और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 4 ऐसे बड़े देश हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से संपन्न देश हैं। ये 4 ऐसे बड़े देश हैं जो मानवीय क्षमता की दृष्टि से संपन्न देश हैं। ये 4 ऐसे बड़े देश हैं जो दुनिया के आर्थिक व्यापार की दृष्टि से अपनी विशेषता रखते हैं। ये 4 ऐसे देश हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी दुनिया के सारे विषय और विचारों को संबोधित करते हैं। और इस विषय विचार को संबोधित करने में भारत की भूमिका का खड़ा होना, अगर ये किसी के कारण संभव हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और दृष्टि के कारण संभव हुआ। और इसलिए मुझे कहते आप लोगों के सामने गर्व होता है, अगर आप पिछले 8 सालों में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन ने चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया। अगर सऊदी अरेबिया ने अपने सबसे बड़ा जो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री जी गए तो सऊदी अरबिया ने अपने सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया। अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीरुल्लाह खान अगर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाने दिया। अगर पैलेस्टाइन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया। रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया। मालदीव ने अपने देश का सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशाद इजुद्दीन अगर अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया। अगर मेलिंडा गेट्स जैसे फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता भारत अभियान के आधार पर वो अवार्ड देने का काम किया। अगर बहरीन ने किंग हामिद ऑर्डर ऑफ रिकॉग्निशन का अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और इसके अतिरिक्त भी अनेक देशों के अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल इस कारण नहीं मिले, उनके इनिशिएटिव, उनके विजन, उनकी सोच और उनके कमिटमेंट के कारण मिले। 8 सालों में हमारी जो वैश्विक दृष्टि में 2-3 विषयों में और बड़ा बदलाव आया है। भारत में एक नया जो कोलिशन है जिसको ब्रिक्स कहते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जिसके ब्रिक्स के काफी सारे फोरम एनवायरमेंट से लेकर लेबर सेक्टर के जो फोरम चलते हैं, उन सारे फोरम में भारत को भागीदार नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया के सारे देशों की संगोष्ठी हुई और उसमें कहा गया कि दुनिया में कोविड के संकट के बाद नया वर्ल्ड ऑफ वर्क कैसा होगा। नए वर्ल्ड ऑफ वर्क में जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कैसी आएगी, जब इस बात पर सब लोग विचार कर रहे थे और ये कहा गया कि आने वाला जो नया जो टेक्नोलॉजी से जो कर्मचारी वर्ग आएगा उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो भारत की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जो नए वर्कर आएंगे, जो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर आएंगे, भारत ने उनको मान्यता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में पहले ही शामिल किया। जब दुनिया में ये विषय आया कि प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए और आज 50 सालों के बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एजेंसी के लोगों ने कहा बैन कैसे लगेगा, तो ये कहा गया कि भारत में तो नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इंप्लीमेंट होना है और 1 जुलाई से भारत ने दुनिया शुरू कर दी, उससे पहले इसको इंप्लीमेंट भी करना है। लेकिन हमारे ये जो सारे एफर्ट्स हैं उसके पीछे जो बड़ा मूल कारण है वो मूल कारण है कि भारत पिछले 8 सालों में चाहे अफगानिस्तान का विषय हो, चाहे ईरान इराक का विषय और चाहे यूक्रेन जैसे देशों में यूक्रेन और रशिया का विषय हो, भारत दुनिया के
उन देशों में रहा है जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा निकालकर हिम्मत देने का काम किया। आज अगर दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे, पर्यावरण मंत्री होने के कारण मेरा बहुत जगह जाना और मिलना लगातार रहता है, तो इंडियन डायस्पोरा में एक किस्म का सम्मान का संदेश है, इंडियन डायस्पोरा में एक किस्म के स्वाभिमान का संदेश है, इंडियन डायस्पोरा में एक किस्म की हिम्मत का संदेश है। जो भारतवंशी दुनिया में बड़ा नाम कर रहे हैं, उनको दोनों बातों में लग रहा है कि दुनिया के फोरम पे जब मोदी जी आते हैं तो दुनिया में एक विजन और दृष्टि के साथ वो अपना विषय भी रखते हैं, कार्य भी रखते हैं, और जब वो भारत के बारे में सोचते हैं तो भारत की वर्तमान सरकार की जो गरीब कल्याणकारी नीतियां हैं उनका भी जो दुनिया में जिस प्रकार से सम्मान हुआ उसको लेकर के उनको संतोष हो। तो जो ये बड़ा विजन जो पूरे 8 सालों में दुनिया के अंतर्गत आया है वो भारत की इस छवि को लेकर के आया है, क्योंकि भारत ने अपने नागरिकों को सही समय पे बचाने का काम किया है। उसके साथ ही साथ आज जो सबसे बड़ा विषय है वो दुनिया के विकासशील देशों को नेतृत्व देने का विषय है, और विकासशील देशों को जो नेतृत्व देने का विषय है इसमें बहुत सारे विषय, चाहे क्लाइमेट एक्शन के विषय हो, चाहे फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट के विषय हो, चाहे उनके जितने भी आवाज उठाई जाती है उनके कंसर्न के विषय हो, भारत दुनिया में आज विकासशील देशों के नेतृत्व के रूप में आगे आया है। और इसके साथ साथ पिछले 2 साल में जो हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ी सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, जो हाईएस्ट असेंबली होती है, उसका 2 साल के लिए एक अस्थायी सदस्य बनाया गया। भारत ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी करी, लेकिन ऐसा विषय होने के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, उसमें जो 5 सदस्य हैं उसमें से 4 सदस्यों ने खुलकर के कहा, यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलकर के कहा कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र, ऐसा समय आया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। एक जिस नासूर को भारत ने अपने पड़ोसी देश के कारण लगातार जिसको सहा, हमारे देश के नागरिकों ने अपना बलिदान दिया, वो आतंकवाद का विषय है। और दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म में अगर आप 8 साल पहले की और 8 साल बाद की स्थिति को देखते हैं तो भारत ने देश की सुरक्षा को लेकर के पड़ोसी देश के साथ भी जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए व्यवहार किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आज कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान को अलग थलग करके अगर आज भारत सबसे बड़ा अगर नेतृत्व बनकर उभरा है तो आतंकवाद की पीड़ा को सहन कर आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी आवाज बनने का काम ये भारत ने किया है। और इसलिए हमारी जो पॉलिसी है, हमारे पड़ोसी देशों में जो कई प्रकार के विषय रहते हैं, उन सारे विषयों का समाधान करते हुए भारत ने बहुत मजबूती के साथ अपने पड़ोसियों में जिनके अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के विषयों को लेकर के बहुत अच्छे विषयों से आगे बढ़ाया है। लेकिन अब तो हमने जो पड़ोस की जो परिभाषा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो पड़ोस की परिभाषा में हम एक्ट ईस्ट में हमने जो 4 बड़े पैरामीटर बनाए हैं। जब ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो कंबोडिया, लाओस से लेकर के इतने सारे देश हैं जो भारतीय संस्कृति को काफी मान्यता और हमारे से नजदीकी रखते हैं। तो भारत ने 4C के फार्मूले को आगे बढ़ाया कि ईस्ट के क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में भारत के कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन चारों विषयों को लेकर के आज हम केवल बर्मा नहीं, उससे आगे भी जितने हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ अपने एशिया पैसिफिक रीजन में एक बड़ी मजबूती की संकल्पना के साथ उभरा। और इसलिए पिछले दिनों जो क्वाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, क्वाड का फोरम कोई ऐसा छोटा फोरम नहीं है, वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाने का काम जो है वो क्वाड का जो गठबंधन है पूरी दुनिया में वो करता है। कोविड के संकट के कारण आज दुनिया में बहुत सारे देशों को ऐसा लगता है कि अलग देशों में हम दूतावास बनाएंगे तो हमारे को लाभ क्या होगा, लेकिन आपको ये जानकर के खुशी होगी कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में अपने दूतावासों का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अफ्रीकन देशों के एक सारे नेताओं का सम्मेलन हुआ था और अफ्रीका के जितने भी 54 कंट्रीज हैं
उनके अलग अलग क्षेत्रों में जब आप जाओगे तब आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से भारत के प्रति उनकी विश्वास, आकर्षण और मजबूती बढ़ी। आज भारत ने पिछले 8 वर्षों में 18 से ज्यादा नए एम्बेसीज को खोल करके इन विषयों को आगे बढ़ाया। मित्रों, ये सारे विषयों को एक भूमिका की तरह से रखने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा मूल विषय है वो ये है कि हम सब लोग जिस विषय और विचार को लेकर काम करते हैं, जो मैंने अपने भाषण के शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक परंपरा को लेकर के आगे बढ़ी है कि 1950 में अपनी स्थापना होने के बाद कानपुर के पहले अधिवेशन में विदेश नीति को लेकर, भारत की छवि को लेकर, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध को लेकर, भारत के सांस्कृतिक विस्तार को लेकर, भारत वंशियों के गौरव के भाव को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न फोरम में भारत की भूमिकाओं को लेकर जो संकल्प हमने किए थे, जो विश्वास हमने व्यक्त किए थे, आप हम सब लोगों के कार्यकर्ताओं की तपस्या के कारण उसको कंसिस्टेंसी के साथ और कंटिन्यूटी से आगे बढ़ाते हुए आज 1951 में जिस जनसंघ की यात्रा को शुरू किया, अटल जी के नेतृत्व में भारत ने उस मुकाम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन संकल्पनाओं को 100% खरा उतारकर एक मजबूत भारत बनाने की दिशा में हम दुनिया में आगे बढ़े। और इसलिए विभिन्न फोरम में दुनिया की बदलती आवश्यकताओं के आधार पर, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, कॉमर्स के क्षेत्र में हो, कल्चर के क्षेत्र में हो, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में हो, हर फोरम में भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका को निभाया है। और इस भूमिका को देखते हुए मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि विगत 8 वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि का सुधार किया। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व के कारण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। और इस भूमिका को सतत भाव से आगे बढ़ाने का अगर कोई योगदान जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे ऐसी सूचना थी कि मुझे आधा घंटा बोलना है, बाद में प्रश्न उत्तर रहेंगे, तो मैं इस फोरम को ओपन करता हूं। अगर प्रश्न उत्तर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विषय विश्व में भारत की बदलती छवि और उसका प्रभाव, उस पर विस्तृत रूप से आप सबके बीच में अपनी बात रखी। तो भारत की छवि किस प्रकार बदल रही है और उसका प्रभाव क्या है, इस बारे में आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि विश्व भर में अलग अलग कंट्रीज जो हैं अलग अलग तरीके से अपने कार्बन एमिशन रूल्स को फ्लेक्सिबल किए जा रहे हैं और जो उनकी डेडलाइंस है उनको भी बढ़ाए जा रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि हम 2020 तक करेंगे, वो कह रहे हैं 2030 तक करेंगे। जो कह रहे थे 2025 तक करेंगे, वो 2050 की बातें कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर हम देख रहे हैं कि आपने भी जिस तरह से बताया कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जो है एक सही दिशा के अंदर आगे चल रहा है। तो अगले 10 वर्षों के अंदर हमारी क्या रणनीति रहेगी और भारत किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? तो बहुत जी वेदपाल जी, भूपेंद्र जी एक चीज पूछ लूं, मेरा भी जवाब साथ दे दो। सबका बोलते ऐसा है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या होता है कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसमें आज हम कोई भी आदमी एनर्जी के बिना नहीं रह सकते। एनर्जी चाहे पढ़े लिखे हो चाहे बिना पढ़े लिखे हो, मोबाइल फोन करते हो बिना एनर्जी के चालू नहीं होता। आप सब अलग अलग कार से आए हो,
सब धुआं उड़ाते आए हो, कार्बन एमिशन सब कर रहे हो। यहाँ एयर कंडीशन में बैठे हो, इसकी भी गैस ऊपर जा रही है, लाइट हो रही है उसकी भी गैस ऊपर जा रही है। तो दुनिया में ये विषय आया कि ये जो कार्बन एमिशन होता है इसको कम कैसे किया जाए। तो जितने भी बड़े देश थे उन्होंने ये कहा कि इसको अगर कम करना है तो 2050 तक सबको समाप्त कर देना पड़ेगा। और 2050 तक समाप्त कर देना पड़ेगा तो जितना भी कोयले से आप एनर्जी करते हो इसको सबको समाप्त करना पड़ेगा। ग्लासगो में भारत एक ऐसा देश था जिसने कहा कि आप इस तरीके से एकदम वॉश आउट नहीं कर सकते, आप कम कर सकते हो लेकिन आप एकदम से वॉश आउट नहीं कर सकते। जो लोग हमें ग्लासगो में कहा करते थे कि भारत इसका विरोध कर रहा है, ये सच है कि यूरोपियन यूनियन के टिम्बरमैन और अमेरिका के आलोक शर्मा दोनों अब कह रहे हैं कि हमको भी कोयले पे जाना पड़ेगा क्योंकि यूक्रेन के कारण हमारे पास गैस कम है। तो भारत में पेरिस में एक प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR जिसको कहा जाता है कि हम सबका उद्देश्य एक है कि धरती का तापमान जो है वो कम होना चाहिए लेकिन अपने अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2030 तक 1 गीगाटन को कम करेंगे। तो लोगों ने कहा कैसे करेंगे। कुछ पद्धतियां ऐसी होती हैं जिसको हमें छोटा विषय लगता है लेकिन वो बड़ा विषय है। भारत ने अपने यहाँ LED बल्ब का वितरण किया। 38 करोड़ LED बल्ब के वितरण से लगभग 20 मिलियन टन बिजली जो है वो कम खपत होती है। भारत ने सारी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करने से लगभग 840 मिलियन टन बिजली में कमी है। तो ये जो उपाय भारत ने किए हैं ये दुनिया में कार्बन एमिशन के कारण है। हमारा ये मानना है कि और आज विश्व एक बात को बड़े विश्वास के साथ महसूस करता है जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन। हम वैकल्पिक ऊर्जा में केवल सौर ऊर्जा तक नहीं रहेंगे, सौर ऊर्जा के साथ साथ हम हाइड्रोजन मिशन पे आगे जाकर ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। दुनिया में लक्ष्य 2050 का है, भारत ने 2070 का कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात ग्लासगो में उठाई गई कि 2009 में जब कोपेनहेगन में दुनिया के सारे देश मिले थे तो जिन्होंने पहले ऑलरेडी कार्बन का दुनिया का ज्यादा उपयोग कर दिया उनको कहा कि आप कंपनसेशन दीजिए। तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम 100 बिलियन टन देंगे, 100 बिलियन डॉलर देंगे, लेकिन वो वादा उनका पूरा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में कहा कि अब 2009 के वादे में अब ये 100 बिलियन डॉलर का विषय नहीं है, ये 1 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। और आज भारत को दुनिया में विकासशील देशों का सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जहां तक 2030 तक का विषय है, मैंने पहले ही कहा है 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, 1 गीगाटन जो क्यूमुलेटिव होता है उसको कम करना और उसके साथ देश के हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना, ये लक्ष्य भारत ने दुनिया में तय करे हैं और भारत इसको लेकर के आगे बढ़े। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मंत्री जी। वो एक दो पूछ ले, भारत भूषण की भाई क्या दे रहे हैं। सोलर विकल्प के रूप में जो प्रोत्साहन प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है, इसमें अर्बन में कम क्यों हम इतना एम्फेसिस नहीं देते। अर्बन में, रूरल में तो सब्सिडी सर्द है, अर्बन डोमेस्टिक में कम है। ये दूसरा विषय हो जाएगा, ये भारत की छवि से ज्यादा कार्यक्रम होती है। अगले सत्र में पूछना जब उद्योग का विषय आएगा। जी मंत्री जी, मैं भारत के पर्यावरण मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि बहुत ही सौभाग्य है कि आज देश को NCR का से संबंध रखने वाले मंत्री मिले। NCR की जो बिगड़ती हुई पर्यावरण के मामले में दूसरा विषय हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय, मेरा विषय बहुत स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के योगदान से भारत की मदद। तो उस पर ये बता दो कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में विश्व आज हमारी तरफ बड़ी उससे देख रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या हमारा कोई रोल कारगर रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश है जिसका दोनों देशों के साथ सीधा संवाद है।
और जब दुनिया के फोरम पे भी ये पूछा जाता है कि भारत की भूमिका क्या रहेगी, तो हमारा हमेशा ये मानना है कि विषय समाधान से निकलना चाहिए। लेकिन आप इस बात को भारत के बदलते हुए प्रभाव से एक तरीके से देखिए। जब हमारे हजारों बच्चे फंसे हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दोनों देशों का विश्वास था कि 2 दिन के लिए उस क्षेत्र में युद्ध विराम हुआ और हमारे बच्चे वापस आए। ये कोई भी देश अपनी जब छवि, अपनी ताकत, अपनी विश्वसनीयता, अपना विश्वास, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाता, तभी इस प्रकार के विषय और वातावरण को हम खड़ा कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हम सजगता के साथ भी काम करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे काम करते समय सजगता के साथ साथ जो भारत की छवि और विदेश नीति में बदलाव आया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे काम करते हुए हमारी जो प्राथमिकता है वो भारत के गौरव की प्राथमिकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति, इन दोनों का संबंध और संतुलन बनाते हुए भारत इस विषय में आगे। जी मंत्री जी, ये विशेष अधिकार है जो महेंद्रगढ़ से आए सर, क्योंकि आपने अपने भाषण में जी मिट्टी की जांच की बात की, किसकी मिट्टी, और उसके साथ साथ बढ़ती जनसंख्या एक बहुत थोड़ा हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। खाद्यान्न पदार्थ की हम देखेंगे तो कभी न कभी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, और ऑर्गेनिक फसल के लिए जरूरी है कि हम रासायनिक खाद को बंद करें। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि आप उस खारे पानी को मीठा कर पाएंगे? क्या ऐसी सोच है? और साथ साथ में बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने के लिए तो दुनिया में आने वाले टाइम पर एक समस्या आ सकती है, इसका कोई तरीका है? इसमें एक विषय जरूर है कि ये दुनिया में 3 बड़ी विषय इस समय चलते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में। एक चलता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज, एक है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन, और एक है BOD, बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा है। ये जो आपका विषय है, ये विषय डेजर्टिफिकेशन से निकला। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रेसिडेंसी करी और उन्होंने एक प्रयोग जो गुजरात में किया कि जो उधर बन्नी के जो मैदान, जो कच्छ के पास का एरिया था, उसको पूरी तरीके से उन्होंने चारागाह में बदल दिया। लगभग पूरे गुजरात के लिए चारा हो जाए, इस प्रकार का एक प्रयोग। उसी में से सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय आया। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो देहरादून में जो हमारा ICRF इंस्टीट्यूट है, उसको एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। भारत में भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जो है, समुद्री क्षेत्रों में जमीन का क्षरण अलग तरीके से है, पानी कम है वह अलग तरीके से है, ज़्यादा पानी है वह अलग तरीके से है, पथरीले इलाकों में अलग तरीके से है। ऐसे 7 जोनल एरियो पे भी काम कर रहा है। भारत दुनिया में इस समय सभी देशों को जो लक्ष्य दिया गया, हमारे यहाँ भी 100 मिलियन हेक्टर 100 लाख एकड़ जमीन को वापस से हरित करने का संकल्प किया गया। दुनिया के सब देशों ने संकल्प किया। हमने 2030 तक जो उसमें से 100 लाख हेक्टर में से 30 लाख हेक्टर का लक्ष्य रखा है, और भारत ने 26 लाख हेक्टर के लक्ष्य को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त कर लिया। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार। मेरा एक तो सवाल है और एक सुझाव है। सवाल तो ये है कि श्रीलंका को लेके बड़ी उत्सुकता है, हमारा रोल क्या है। दूसरा, मैं आदरणीय अध्यक्ष धनखड़ जी से मेरा सुझाव है कि ये पर्यावरण और कार्बन, हमारी मीटिंगें होती हैं रोहतक से 8 आदमी आए, 8 गाड़ी आए, तो एक क्लब करें और 2 गाड़ियाँ, पर्यावरण, कार्बन, तेल और ये दोनों बचेंगे। और जिलाध्यक्षों को ये कहा जाए कि
पे जिन मान लो पंचकुला जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, रोहतक से, तो पहले से कलम करने को इसके टाइम ज्यादा पर्यावरण भी बचेगा, रवैये भी बचेंगे, कार्बन का मामला ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। वैसे सुझाव जो है धनखड़ जी एक काम क्या करेंगे कि जो बैठक अच्छी बैठक की श्रेणी होगी उसमें कितना कार्बन क्रेडिट का बचत करी वो भी अच्छी बैठक की ग्रेडिंग में लाया गया। इसमें कोई बुरा नहीं है और आप ये इस बात को मान करके चलना कि अभी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विजन दिया गया है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, उन्होंने पूरी दुनिया को ग्लासगो में एक विजन दिया है लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और ये विषय मैं इसलिए भी आपको कहना चाहता हूँ, एक डाटा है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं उनकी आबादी है 18% और उनका दुनिया का कार्बन एमिशन है 60%। हमारी दुनिया में आबादी है 17% और हमारा कार्बन एमिशन है 4%। ये जो लाइफ स्टाइल जो पश्चिम की है और इसलिए इसको कोई विजनरी नेतृत्व ही खड़ा कर सकता है। और मेरी बात को आज जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं बड़े विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, 5 जून को जो प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का ग्लोबल कॉल दिया है, ग्लासगो में जो प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का मंत्र दिया है, निश्चित रूप से ये जो बात आपने कही है ये प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जमीन पे उतारने के लिए है। कार्यकर्ताओं को भी एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अगर भारतीय जनता पार्टी इसको अपनाएगी तो जो विजन आज भारत का प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रहे हैं उसको हम जोड़ें। जी श्रीलंका का विषय ऐसा है कि बहुत सारे दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्था के विषयों के कारण नई संकट पैदा हुए। उनका जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो संकट है उसके कारण वहाँ का वो आंतरिक विषय है। एक संप्रभु देश होने के नाते, सॉवरेन कंट्री होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में शांति, विश्वास और स्थिरता का वातावरण हो। हम विश्वास भी करते हैं कि जहाँ पड़ोसी देशों को कोई मदद की आवश्यकता है हम करेंगे, लेकिन आंतरिक विषयों को उनको अपने स्तर पर ही सुलझाने होंगे। एक अच्छे पड़ोसी के नाते हम उनकी अच्छी देश में व्यवस्था बने इसकी कामना करें। जी माइक से बोलो। आदरणीय मंत्री जी, अटल जी का एक संकल्प था कि हम दरियाओं का जोड़ करें, जहां पर सूखा है वहां पानी का अभाव कम करें और जहां सेब है उसको हम उससे निजात पाए। तो इसके विषय में भारत सरकार से निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जाए और ये अटल जी का सपना पूरा भी किया जाए। वैसे विषय नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय में नदी के आधार पर विषयों को जोड़ने का काम अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि एक 50 साल पुरानी जो परियोजना पड़ी हुई थी, कल हमारे जल शक्ति मंत्री आने भी वाले हैं केन बेतवा की, जिसमें हमारा बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का आता है। आज उस परियोजना को शुरू होने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा, लगभग 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हमारी वापस से सिंचित होगी, 150 गीगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन होगी, 60 लाख गाँव तक हम सिंचाई और सुविधाओं को ले जा पाएंगे। और ये विजन बाकी जगहों पे भी चल रहा है, पर ये जल शक्ति मंत्रालय में आने वाले, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कार्य भी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी बोले। भूपेंद्र जी, आपका आजकल दुनिया के बहुत देशों में जाना हो रहा है और केंद्रीय मंत्री के नाते दुनिया को देखने का एक नजरिया विकसित हो रहा है, बन रहा है।
मेरा सवाल थोड़े बड़े व्याप का है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार की दुनिया की संस्थाएं बनी थी और जिस प्रकार से एक नए व्यवस्था की तरफ पूरी दुनिया एक आश्वस्त होकर देख रही थी कि दुनिया इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, अब चीज़ें अच्छे की तरफ सब जाएंगी। लेकिन हमने कोरोना टाइम में देखा कि कुछ वैश्विक संस्थाएं टूट रही थी, गाड़ियां बढ़ रही थी। हमने अफगानिस्तान में तालिबान घुसा, तब हमने देखा कि वैश्विक संस्थाएं अपना रोल करने में कहीं भी कुछ कर नहीं पाई। अभी यूक्रेन रूस के युद्ध के समय हमने देखा, मतलब ऐसा एक चित्र बन रहा है कि जैसे जो 75 साल पहले जो व्यवस्थाएं बनी थी, एक तरह से हमारी आज़ादी के समय में जब दुनिया की दूसरी लड़ाई खत्म हुई थी, वो व्यवस्थाएं अब चरमरा रही हैं और एक नए स्वरूप में शायद दुनिया अपने किसी नए स्वरूप में जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन दुनिया की संस्थाओं की ऐसी चरमराती व्यवस्थाएं दुनिया के प्रति एक चिंता भी उत्पन्न कर रही हैं कि जो कभी अमेरिका पूरे दुनिया में बहुत उद्घोष करता था कि भाई पूरे लोकतंत्र का ठेका अमेरिका का था, वो कहता है अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। दीवार खींचने तक की बातें वहाँ आई मेक्सिको और अमेरिका के बीच में। जो अन्य लोग देश जो वर्ल्ड लीडर होने का दावा करते थे, उनके दावों के सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सका, एक तरह से परास्त होते हुए दिखे सब तरह से। तो ये बदलता हुआ जो स्वरूप है वैश्विक स्वरूप, इस पर आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं और भारत सरकार के मंत्री के नाते बैठकर एक नजरिया भी बन रहा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब विद्यार्थी के नाते हमको लग रहा था कि हम आगे की तरफ जा रही है दुनिया, लेकिन अब इस पड़ाव पर आकर लग रहा है कि एक नए चौराहे पर आकर दुनिया खड़ी हो रही है, एक नए सवाल उसमें खड़े हो गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस नाते से पूरे वैश्विक भ्रमण से और एक नए नजरिए से कैसे देखें। ये सच है और इसलिए आज का जो विषय है वो ज्यादा प्रासंगिक बनता है। 50 के दशक की जो दुनिया थी, वो दुनिया अलग अलग विचारों के आधार पर बंधी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी देश और पश्चिमी देशों का एक दबदबा था और दूसरी तरफ साम्यवादी देशों की एक दुनिया थी। इन दो विचार समूहों में बंधी हुई दुनिया में हम पिछलग्गू की तरह कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढते थे। हमारी स्थिति ये थी कि हम दुनिया से अनाज हमारे देश में आ जाए इसकी चिंता में हम ज्यादा लगे रहते थे। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब नॉन अलाइंड मूवमेंट आया, लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी जो दुनिया की आर्थिक शक्तियां थी, उन आर्थिक शक्तियों के साथ हम किस प्रकार का सामंजस्य बैठाए, उन आर्थिक शक्तियों में हम क्या ले लें, उसकी चिंता रहती है। वास्तव में अगर 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति को देखा जाए तो एक नॉर्मल एग्जिस्टेंस के नाते हम या हमारे दौरों को नोट किया जाए। क्या 160 देश में खड़े हुए तो 160 देश में भारत भी एक देश के रूप में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन 2008 के बाद विश्व के क्षेत्र में जो भारत में परिवर्तन हुआ, पहला, आज दुनिया अगर सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो आतंकवाद के विषय को लेकर के चिंतित है और आतंकवाद के विषय को लेकर भारत तो उसका पीड़ा का भोगी रहा, क्योंकि 21वीं सदी में जब अमेरिका के टावर पे भी हमला होता है तो अब दुनिया का कोई देश जो अपने आप को अवैध मानते थे वो इस बात से चूक नहीं सकते कि वो आतंकवाद के पीड़ित ना हो। ऐसे में भारत ने आतंकवाद का सक्षमता से भी जवाब दिया। आपको सबको ध्यान है कि पठानकोट के बाद जो भारत का जवाब, दुनिया में हमने बहुत सक्षमता के साथ अपने विषय को जवाब दिया। जो ऑपरेशन करना था वो किया, लेकिन सक्षमता के साथ जवाब देते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक तरफ भी किया। आज वो स्थिति नहीं है कि पाकिस्तान कुछ भी कहे और अननोटिस चला जाए। आज वो स्थिति नहीं है कि भारत की सीमा पर डोकलाम पे चाइना को भी पीछे जाना पड़ा। तो भारत ने अपनी संप्रभुता और अपनी रक्षा को बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। तो पहला विषय, अब हमारा नेतृत्व नोटिस नहीं होता, हमारा नेतृत्व करता है। हम किसी एक खेमे के सदस्य नहीं है, हम अपने आप में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में। दूसरा, आतंकवाद के विषय पे हम प्रखरता के साथ एक्शन में भी आए हैं, विचार में भी आए हैं और दुनिया के ध्रुवीकरण में भी। तीसरा, पड़ोसी के रूप में हमारी शक्ति का विस्तार। अभी जो पड़ोसी हम मानते थे तो हम बचपन से पढ़ते आते थे कि हमारे पड़ोसी होने का अर्थ है
बर्मा, बांग्लादेश, इसके आगे खत्म। भारत ने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक अपने पड़ोसी की भावना का विस्तार किया। चौथा, कोई भी देश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को तब आगे बढ़ा सकता है जब आने वाले संकट में वो देश का लीड कर सकता है। आने वाला संकट अगर पर्यावरण का है तो भारत उसको लीड करे। आने वाला संकट अगर कामगारों के वर्ल्ड ऑफ वर्क का है तो भारत उसको लीड करे। आने वाला संकट अगर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नए समीकरणों को बनाने का है तो भारत उसको लीड करे। आने वाले समय का दुनिया अगर नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आगे जाने वाला है तो भारत उसको लीड करे। तो 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में, उनके 66 से ज्यादा दौरों में, दुनिया के सब देशों में उनके आज भारत की उपस्थिति में, भारतीय डायस्पोरा में उनकी उपस्थिति में, और दुनिया की जो नेतृत्वकर्ता संस्थाएं हैं उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को रिकॉग्निशन दिया है वो ये दर्शाता है कि भारत 50 के दशक से भारत पिछले 8 वर्षों में बदला है और दुनिया को बदलने की ताकत देते हुए, नेतृत्व देते हुए आगे बढ़ा है। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की बदलती इच्छा है। माननीय मंत्री जी, मैं विधु रावल हूँ, हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता भाजपा। आपको बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी की हमारी सरकार ने 2014 के बाद जाइंट स्ट्राइड्स तो जिस प्रकार से आपने बताया विश्व फोरम्स पर लिए ही हैं, और खास तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में। और ये कब लिए हैं? जब हमसे पहले वाली सरकार में एक जयंती टैक्स कर जयंती नटराजन जो उनकी पर्यावरण मंत्री होती है, तो अनावश्यक डिले किया जाता था हर फाइल्स को। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद भी हम अगर इस प्रकार से जॉइंट स्ट्राइड्स ले रहे हैं और लीडिंग पोजीशन में, तो उसके लिए आपको बधाई। मेरे एक दो सवाल हैं माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपने भारत की छवि को लेकर बात की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉर्पोरेशन है वो निरंतर जिस प्रकार से भारत की छवि को बर्बाद करते रही है, अभी बहुत ताज़ा अनुकूल शर्मा वाला मामला था, उससे पहले धारा 370 अनुच्छेद 370 तक तोड़ा था। ह्यूमन राइट्स का विषय वो कश्मीर में उठाते रहे, या माइनॉरिटी राइट्स का। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के लोग जो हमको चिट्ठियाँ लिखते हैं और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसी के साथ ही किस प्रकार से टूल किट का जनरेशन किया जाता है भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, चाहे तथाकथित किसान आंदोलन की बात हो या अभी अग्निपथ के समय हमने देखा टूल किट के तहत काम किया जा रहा है। क्या इस पर भी कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है? मंत्री जी, साथ में सप्लीमेंट्री एक सवाल मेरा ये है कि आपने लुक ईस्ट की बात कही और अभी भी आप अभी उसी में बात कर रहे थे श्रीलंका से लेकर, लेकिन जिस प्रकार से सार्क एज अ फोरम कमजोर हुआ है, और कई बार सवाल हमारे से भी पूछा जाता है, हमारी सरकार के दौरान भी सार्क जो है कमजोर हुआ है, नॉन फंक्शनल हुआ है, और क्वाड में भी 2020 के बाद तेजी आई, तब तक कमजोरी थी। इस पर भी आप जरूर करें। तीसरा उत्तर मिल जाएगा। और तीसरा एक सप्लीमेंट्री है कि कार्बन एमिशन की आपने बात कही, तो जो डिफॉल्टर हैं, यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो चाइना जैसे देश हैं, क्या उन पर कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी का भी इस तरह का इन पेरिस या कहीं पर चर्चा हुई है? ये 3 जो है सप्लीमेंट्री से। पहला विषय तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मिडिल ईस्ट कंट्री में, इसलिए कोई एक हमारे पड़ोसी देश का कोई टूल किट है उसको दुनिया के सब देशों पे थोपना ये ठीक नहीं है। और आप ये मान के चलना कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, विश्वास और विजन के कारण भारत ने एक बड़ी साख अर्जित करी। दुनिया के जो सारे मुस्लिम देशों का भी संगठन है उसमें उन्होंने सुषमा जी को लाया, और इसलिए हमारे सभी देशों के साथ एक बहुत अच्छे और बेहतरीन संबंध बने, लेकिन जहाँ पर आतंकवाद का विषय भारत वहाँ पर दृढ़ता के साथ। और इसलिए उस विषय में अगर हम सार्क को लेकर के चलेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये तो हमको तय करना है, उनको तय नहीं करना। इसलिए क्वाड के फोरम में अभी कुछ दिनों पहले जो कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से जापान और यूएस के प्रेसिडेंट ने अपने संबोधन में उनका जिस प्रकार से उल्लेख किया था, और उस समय जो आप उनका चित्र और जो गौरवमय चित्र आप देख सकते हैं, उससे आपको भारत की भूमिका को एक बड़ा अंदाजा आएगा। कभी कभी कोई विषय आप लोगों को, मैं एक ऐसा छोटा सा कार्यकर्ता हूं जिनको इस सम्मेलनों में उनके साथ रहने का भी अवसर मिला है। हम शायद यहाँ निकलने के बाद सोचते होंगे कि हम सेल्फी ले लें, लेकिन हमने बहुत राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में
सेल्फी के लिए जयशंकर जी से आग्रह करते हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे नेतृत्व को कितना एक बड़ापन मिला है। जहां तक कार्बन एमिशन का विषय है, इसमें जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है जो कोपेनहेगन में कहा गया था कि हम $100 बिलियन देंगे, वो उन देशों के लिए कहा गया था जिनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो लड़ाई है ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे चल रही है। जहां तक वर्तमान कार्बन एमिटर का सवाल है, सभी देशों को कहा गया कि वो नेट जीरो पे आए, उसमें सब देशों को आना होगा, तो उसमें बच नहीं। हाँ जय जी, लास्ट माइक तो साहब मैडम कह रही है बोलने की। माननीय मंत्री जी, जैन साहब 1 जुलाई से भारत सरकार ने प्लास्टिक बैन किया है। बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। लेकिन विशेषकर एनसीआर ने जो 75 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक कैरी बैग्स बेच रहे हैं, उन पर दुकानदारों की कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो कैरी बैग मैक्सिमम दिल्ली की फैक्ट्रियों से आते हैं और दिल्ली में कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हो रही। और दुकानदारों का, लोगों का यही कहना होता है कि जब तक ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी या फैक्ट्रियों पर जो है दबाव नहीं बनेगा, तब तक ये प्लास्टिक बंद नहीं हो सकता। और दूसरा, जो मार्केट में ज़्यादा वजन के सामान है, एक अल्टरनेट जो मिठाई लाने के लिए जो अल्टरनेटिव कैरी बैग्स आए हैं, लेकिन जो वजन का सामान है उसके लिए कैरी बैग्स का अल्टरनेट आए और उसके लिए सरकार जो है इंसेंटिव दे, तब ये जो है सारा पूरी तरह से प्लास्टिक बैन हो सकता है। धन्यवाद। बस ये विषय जो है प्लास्टिक बैन का, ये भारत ने दुनिया में लीड लिया है। इसमें 75 माइक्रोन तक का अभी बंद है, अब 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन का भी बंद हो जाएगा। इसमें दो विषय हैं। जो सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा नहीं हो सकता वो बैन है, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट के साथ आ रहा है उसको वापस लेने की जिम्मेदारी उसके प्रोड्यूसर की होगी, जिसको हम EPR रूल्स कहते हैं। यहाँ भी बैठे हुए लोगों को समझना है। जहाँ तक इसके विकल्प की बात है, बायोडिग्रेडेबल नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, उसकी एक सूची भी है। MSME मंत्रालय और हमारे मंत्रालय ने एक बड़ा हैकाथॉन भी किया है। वो प्रोडक्ट अब लगातार धीरे धीरे जैसे मांग बढ़ेगी उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट आएंगे। अगर कोई ऐसे संयंत्र आपको ध्यान में आते हैं तो आप सूचना कर दीजिए, उचित कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये मान करके चलना कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होगा। सबको मदद करनी चाहिए, जैसे उन्होंने कार्बन एमिशन की मदद करी, हम भी ध्यान रखें हमारे कार्यक्रम में, घर में, परिवार में सिंगल यूज प्लास्टिक काम में ना आए। ये हम सब के लिए बड़ा खतरा है, पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। हो गया? और आप सबको बड़े धैर्य के साथ कृष्ण कुमार, सांसद राजस्थान। मंत्री जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। उन्होंने एक बात कही थी, 1947 में देश आजाद होने के बाद 18,000 ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली से नहीं जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मैं बीके पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गया था, पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर। मैं जानना चाहता हूँ क्या 18,000 गाँव बिजली से जुड़ चुके हैं या नहीं? अब भारत में कोई भी ऐसा गांव बाकी नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा। अब भारत गाँव तो दूर की बात है, अब कोई ऐसा टोला भी नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा है। और शायद हम 2024 में जाएंगे तो कोई ऐसा घर भी नहीं होगा जिसमें बिजली का बंद ना हो। भारत माता की।
ही तृतीय सत्र के लिए यहाँ पर लगभग 4:50 पर दोबारा से इकट्ठे होंगे। उससे पूर्व चाय और अगला जो सत्र हमारा रहेगा वो विचार परिवार का रहेगा, जिसमें माननीय पवन जिंदल जी रहेंगे। और अंतिम जो हमारा सत्र है, सत्र कहिए या प्रतिभा प्रदर्शन कहिए, उससे संबंधित कोई भी अगर उसमें आप शामिल होने के लिए कोई कविता, कोई गीत, कोई चुटकुला तो पवन जी से वो लिखवा सकते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा मूलचंद जी से कि वह आज के हमारे सत्र के वक्ता माननीय भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद दें।